स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हम लोग एसएसटी पांचवा पेपर सेकेंड सेमेस्टर राजन सीरीज पढ़ रहे हैं। अति लघुत्तरी प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सेकेंड सेमेस्टर वाले, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी सजेस्ट कर दीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया है फर्स्ट सेमेस्टर का 8 पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पेपर का आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सेकेंड सेमेस्टर वालों का भी मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया है, यहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। प्रश्न नंबर 67, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं भूकंप है। और क्या है पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं, बताइए आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 68, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 69, भारतीय नागरिकों के किन्हीं दो मूल अधिकारों के नाम लिखिए। तो भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, और भी मूल अधिकार है आप लोग लिख सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, भारत में कहीं भी बसने की अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 70, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न 71, अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं लिखिए। तो अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है? गरीबी है, बेरोजगारी है, सबसे चरम सीमा पे बेरोजगारी है, आर्थिक विषमता है। ठीक है, यहाँ पर आर्थिक विषमता मतलब कुछ लोग अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ मिडिल क्लास है, कुछ लोअर मिडिल है, कुछ अपर मिडिल है, इसको आर्थिक विषमता कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 72, चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो चंदेलों के दो प्रमुख, देखिए खजुराहो का जो मंदिर है ये भी चंदेलों ने बनवाया था, तो खजुराहो हो गया। महोबा उत्तर प्रदेश में है, अजयगढ़ और बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़, ये आपका चंदेलों के प्रसिद्ध नगर थे। नेक्स्ट प्रश्न 73, राजपूत काल के चार प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो राजपूत काल के चार प्रमुख कवि में पृथ्वीराज रासो थे। तो पृथ्वीराज रासो, इन्होंने चंद्रबरदाई, हलायुध, नयचंद्र सूरी और पद्मगुप्त। तो राजपूत काल के चार प्रमुख कवि पृथ्वीराज थे। पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई लिखा था, चंद्रबरदाई इनका रचना है। तो चंद्रबरदाई, हलायुध, नयचंद्र सूरी, पद्मगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 74, भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो वल्लाल की है, भोज प्रबंध वल्लाल। नेक्स्ट प्रश्न 75, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिसेन। सब आपको फैक्ट वाले प्रश्न याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न 76, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 77, प्रश्न नंबर 77 क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन दो मस्जिदों का निर्माण कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में दो मस्जिद, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और अढ़ाई दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुब्बतुल इस्लाम क्या है? दोनों मस्जिद हैं, याद रखेंगे आप लोग। कुब्बतुल इस्लाम और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। देखिए नाम से याद करिए कैसे, कुतुबुद्दीन ऐबक से कुब्बतुल इस्लाम, पहला क अक्षर है, और देखिए उसके बाद अढ़ाई दिन का झोपड़ा, यानी कि 2 1/3 दिन का झोपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी क्या इन्हीं ने ही बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 78, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी। तो सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी कौन होता था? तो सुल्तान होते थे। तो सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? सुल्तान ही होगा ना, किंग ही होगा। सुल्तान मतलब किंग, सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी किंग था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 79, हिम नदियों के अपर्दन से, हिम नदी मतलब जो बर्फ का पिघल करके नदी बनता है, तो पहाड़ों पर से बर्फ पिघलती हुई नदियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हिम नदियों के अपर्दन से भी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? तो भी आकार की घाटी क्या होती है? ये यू आकार में बदल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
प्रश्न नंबर 80 देखिए। प्रश्न नंबर 80 क्या है? वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए कंडेंसेशन क्या कहते हैं? तो किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण या कंडेंसेशन कहलाता है। जैसे पानी की केतली या चाय की केतली को आप जब गर्म करते हैं तो उसके केतली के ऊपर पानी की बूंदें आ जाती है, उसी को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। तो द्रव अवस्था से देखिए क्या होता है, गैस अवस्था में पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। देखिए ये पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। या किसी तत्व कोई एलिमेंट या कंपाउंड का द्रव अवस्था से डायरेक्ट क्या होगा, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट्स में क्या होता है, चेंज होता है। और गैसियस से लिक्विड, ये एक क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया। यानी कि जी से आप यल में जा सकते हैं, यल से जी में जा सकते हैं, यानी कि गैसीय अवस्था से यल में लिक्विड परिवर्तित कर सकते हैं या द्रव अवस्था से गैस में। यही आपका वाष्पीकरण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 81। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट पर बल देते हैं। तो फंडामेंटल राइट किस पे बल देते हैं बताइए? 12 से 35 भाग थर्ड भारतीय संविधान का आर्टिकल 12 क्या है, राज्यों की परिभाषा है। 13 क्या है, मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण की विधियां हैं। 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता। 15 धर्म जाति लिंग जन्मस्थान नागरिकता का आधार पर जो भेदभाव नहीं होगा। और 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर का समानता। 17 क्या है, अस्पृश्यता छूत का अंत। 18 क्या है, उपाधियों का अंत। और 19 से क्या स्टार्ट होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 में क्या स्टार्ट होता है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इतने आपके मूल अधिकार होते हैं। तो मूल अधिकार को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 82। अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन दो आधारों से करते हैं? तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण श्रम, उस देश में कितने श्रम है, कितनी श्रम की क्षमता है, और उस देश में कितनी पूंजी है। पूंजी के हिसाब से क्या होगा, उद्योग धंधे लगेंगे। और श्रम क्या है, उस श्रम के क्या होगा, जो श्रम है वो उद्योग धंधों क्या करेंगे, उद्योग धंधे बिना श्रम के नहीं चलेंगे। तो श्रम भी जरूरी है और पूंजी भी जरूरी है। इसी के आधार पर क्या होता है, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं श्रम और पूंजी के आधार पे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 83। उत्पादन क्या है, प्रोडक्शन क्या है? तो उत्पादन, अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं आप इसमें। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 84। 84 क्या है, भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज परमार वंश का राजा था। जो भोज था वो परमार वंश का राजा था। उसकी राजधानी धारा नगरी थी। तो भोज की राजधानी कहाँ थी, धारा नगरी थी। और ये भोज किस वंश के था, तो भोज परमार वंश का शासक था, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 85। गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव की रचना है। प्रश्न नंबर 86 देखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 87 क्या है, भक्तिकालीन दो संतों के नाम लिखिए। तो भक्ति आंदोलन के संत कौन है, रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, कबीर, रैदास, ये सब क्या है, भक्ति आंदोलन के संत हैं। रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक और कबीर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 क्या है, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है। जलवायु क्या होता है, बड़े स्तर पर लार्ज स्केल पे आंकड़ा लगाया जाता है। तो जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। जैसे उत्तरी ध्रुव की जलवायु कैसी है, 6 महीने दिन 6 महीने रात होती है। वहाँ पे ध्रुवों पर क्या होती है, खूब ज़्यादा ठंडी पड़ती है, तो ये लंबे समय तक रहती है, तो इसको हम लोग जलवायु कहते हैं। तो मौसम जहाँ क्या होती है, कुछ दिनों या घंटों में बदल सकता है। जैसे आप जहाँ पे हैं, कभी बारिश हो जाएगी, कभी धूप होगी, कभी आंधी आ जाएगी, तो मौसम कहलाएगी। जैसे भारत में क्या है, बहुत सारी मौसम चल रहा है, ठीक है, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, स्प्रिंग्स है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बसंत ऋतु है, तो घंटों में बदलता सकता है। वहीं जलवायु बदलने से
बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। जलवायु क्या होता है, लॉन्ग टर्म में पता चलता है कितना चेंज हुआ है जलवायु परिवर्तन, आप लोग पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में। प्रश्न नंबर 89, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90, स्वतंत्रता के अधिकार यानी कि आर्टिकल 19 से 22 की बात कर रहा है। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत के संविधान भाग थर्ड में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट में आपका जो 19 से 22 वाला अनुच्छेद है वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन जो भाग थर्ड में कौन सा अनुच्छेद आता है, 12 से 35 के बीच में जितने भी अनुच्छेद हैं वो क्या है, फंडामेंटल राइट में आते हैं। उस फंडामेंटल राइट में क्या आता है, 19 से 22 आता है, जो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार का आर्टिकल है। तो देखिए स्वतंत्रता का अधिकार या अनुच्छेद 19 से 22 तक, तो दो स्वतंत्रता क्या है, तो प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। इसके लिए क्या किया गया, स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं। तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी 6 स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त है? तो पहला क्या है, संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की या कराने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा, नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तीसरा क्या है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। चौथा क्या है, अनुच्छेद 19 के सब क्लॉज 4 में, तो नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदायों अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। तो नागरिकों को क्या है, मानव हित के लिए, मानव अहित के लिए नहीं, कोई भी आपका कम्युनिटी है बना सकते हैं या संघ बना सकते हैं। पांचवा क्या है, नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर, नागरिकों को क्या करना है, देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पांचवा है, तो पांचवा हो गया। तो यही आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91 क्या है, भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? तो भूपृष्ठ यानी कि आपका जो क्रस्ट है, क्रस्ट पृथ्वी के 3 परत मैंने बताया ना पृथ्वी कांति संरचना में, पहला क्या है, क्रस्ट है, दूसरा क्या है, मेंटल है, और तीसरा क्या है, कोर है। तो CMC याद रखेंगे, क्रस्ट मेंटल कोर। तो भूपृष्ठ क्या है, तो पहला ही परत क्या है, भूपृष्ठ यानी कि क्रस्ट है। पर शैलों के अपक्षय, तो इस पे मान लें क्या होंगे, बहुत सारे पत्थर होंगे, ठीक है। अपक्षय से प्राप्त पदार्थ, जो अगर ये क्या होगा, अपक्षय होगा, टूटेगा फूटेगा, तो उससे प्राप्त जो पदार्थ होगा क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे जो आपका हिमालय वगैरह है, वहाँ पे जो पत्थर वगैरह हैं टूट फूट के क्या होते हैं, नीचे चले आते हैं, नीचे चले आते हैं कि नहीं चले आते हैं। आप सुनेंगे उत्तराखंड में भूस्खलन हो गया अधिक वर्षा से, तो ये क्या हो गया, यही भूस्खलन है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही ना पहाड़ पर से क्या हो रहा है, पत्थर वगैरह पेड़ वगैरह नीचे आ रहा है ढाल की दिशा में। तीव्र एवं खड़े ढालों, जहाँ पर क्या खूब तीव्र ढाल है, तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षयित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने, देखिए क्या होगा, अचानक से क्या होगा, पहाड़ पर से लगेगा पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह, ये क्या होगा, नीचे आने लगता है। खिसकने की क्रिया भूस्खलन या लैंड स्लाइडिंग कहलाती है। पर्वतीय इलाकों में जैसे भारत में कहा उत्तराखंड में ज़्यादा होता है लैंड स्लाइडिंग।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 92 क्या है? भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 93 क्या है? जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो मान लीजिए ये सूर्य है, ये सन है और ये मून है। तो सन और मून के बीच में क्या आ रहा है? अर्थ आ रहा है, पृथ्वी आ रहा है। तो क्या पड़ेगा आप लोग बताएंगे? तो चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है, चंद्रमा अपने प्रकाश से नहीं चमकता है, सूर्य के प्रकाश से चमकता है। यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है जब पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, सूर्य, सूर्य, जब पृथ्वी कहाँ, जब ये पृथ्वी है सूर्य तथा चंद्रमा के मध्य, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है, तो चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। तो चंद्रमा ये क्या हो जाएगा? सूर्य से जो प्रकाश आएगा पृथ्वी क्या करेगा? रोक लेगा प्रकाश को, चंद्रमा पर नहीं आने देगा। जिसके कारण सूर्य का प्रकाश, जिसके कारण क्या होगा? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ेगा। चंद्रमा पर क्या होगा? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब ये बीच में ऑब्जेक्ट है तो इस पे प्रकाश नहीं पड़ेगा और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन होता है। पूर्णमासी मतलब पूर्णिमा के दिन होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है। तो क्या हो जाएगा? जब चंद्रमा जो मून है ये अर्थ के उपछाया से गुजरता है, यानी कि इससे ऐसे गुजरता है, तो चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 क्या है? पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ या धर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। तो पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य से उस राज्य को कहा जाता है जिसमें कोई स्टेट है वो अपने सभी नागरिकों को समान धर्म, समान पद, सभी पंथ क्या होंगे? समान होंगे। प्रश्न नंबर 95 क्या है? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनान यानी कि इंडो यूनानियन, जो इंडो यानी कि जो इंडो और यूनानी थे, जो यूनान से आए थे, वो उन्होंने क्या किया था? सोने के सिक्के लागू किए थे, इंडो यूनानी। नेक्स्ट प्रश्न 96। प्रश्न नंबर 96 क्या है? वराह मिहिर कौन था? तो वराह मिहिर गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य था, यानी कि मैथमेटिशियन भी था और एस्ट्रोलॉजर भी था। कौन? वराह मिहिर। और कौन से वराह मिहिर कौन से काल में थे? तो गुप्त काल में थे। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? तो बताइए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। तो कोणार्क का सूर्य देव मंदिर वो गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम, और सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से, पुरी स्थान है, पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। तो सूर्य मंदिर कोणार्क कहाँ पे स्थित है? पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है, चोलों के शासन काल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? तो चोलों के शासन काल में जनपद को नाडु तथा गांवों को कुर्रम कहते थे। तो चोलों के शासन काल में क्या कहते थे? डिस्ट्रिक्ट को नाडु कहते थे और गांवों को कुर्रम कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 99। इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ?
तो सन 1526 याद रखेंगे, पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी एवं बाबर का मुकाबला हुआ। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। तो इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर जीत गया। इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने क्या किया? लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की स्थापना की। यानी कि बाबर ने क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना किया था। 1526 में पानीपत के मैदान के दौरान इब्राहिम लोदी को मार करके लोदी वंश समाप्त कर दिया और अपना वंश मुगल वंश चला दिया। 1526 में याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 100। प्रश्न नंबर 100 क्या है? प्रश्न नंबर 100 है, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो मुस्लिम धर्म में मोहम्मद साहब सबसे आखिरी पैगंबर नबी हैं। उनके 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पैगंबर मतलब जो गॉड ऑफ मैसेंजर, मतलब भगवान के क्या वो जो शिक्षाओं उपदेशों को लोगों में जाकर के बताते थे, उनको हम लोग पैगंबर कहा जाता है मुस्लिम धर्म में। तो अपनी वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना ही जक़ात है। तो आप जितना कमाते, मान लीजिए आप 100 रुपये कमाते हैं तो 100 रुपये का 2.5% आपको देना पड़ता है। यही क्या है? जक़ात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न 100 के बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड और फर्स्ट सेमेस्टर वाली प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए वहाँ से आप अपना 8 पेपर 7 पेपर की तैयारी कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा जो भी डीएलएड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।